हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोसेफ जोस्टार की टीम ईरान इराक के बजाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंच गए हैं। मगर पहुंचते ही जोसेफ जोस्टार एक फैंसी सी महंगी सी गाड़ी खरीद लेता, जबकि करीबी पोनारिफ किसी लड़की के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। मगर वहाँ पे जोसेफ जोस्टार आके कहता है, माफ करना पोनारिफ, तुम्हें यूं परेशानी के लिए, पर हमारे निकलने का वक्त हो गया है और तुम ये गाड़ी चलाओगे। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और सारे लोग गाड़ी में ही होते हैं। सारा कुछ तो ठीक ही चल रहा होता है, मगर काकुइन को अंदर ही अंदर से कोई फिक्र खाई जा रही होती है, जिस पर जोतरो कहता है, क्या हुआ काकुइन? इसके जवाब में काकुइन कहने लगता, काफी खुली जगह है, अगर कोई हमारा पीछा कर रहा भी होता तो हम उसे अभी तक ढूंढ लेते, पर फिर भी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। तो पोनारिफ कहने लगता, वैसे इस बारे में मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। इससे मुराद उन पे हर लम्हे में हर दिन बस अटैक ही होता जा रहा था। हर वक्त उनका पीछा स्टैंड यूजर करता जा रहा था, तो अब वो इस चीज के काफी आदी हो चुके हैं, जबकि उनके मुताबिक इस वक्त कोई स्टैंड यूजर उनका पीछा तक नहीं कर रहा। ये सब कुछ तो चलता रहेगा। तो जोसेफ जोस्टार कहता है, अब बात करते हैं रास्तों की, जिन रास्तों से हम गुजरने जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक विलेज आएगा जिसे यार प्लेन कहा जाता है। सेरा और पहाड़ों की वजह से सीधे रास्ते से जाना नामुमकिन है। वहाँ से गाड़ी से गुजरते हुए 2 दिन लगेंगे। तो हम लोग विलेज पहुँच के सेस्ना को खरीदेंगे, और अगर वो लोग एयरप्लेन का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पकड़ में बेकसूर भी मारे जाएंगे। यही वजह से वो लोग अपना सेस्रा खरीद रहे हैं। इस बार पहले की तरह ही जोसेफ जोस्टार ही पायलट होगा। साथ ही साथ जोतरो कुजो का एतबार जोसेफ जोस्टार से बिल्कुल उठ चुका है जब भी प्लेन्स की बात आती है, क्योंकि पिछली बार भी जोसेफ जोस्टार से प्लेन क्रैश होने लगा था, न कि सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार। ये सुन के जोसेफ जोस्टार को अच्छा ना लगता। तभी जोसेफ कहता है, मगर उस विलेज तक पहुंचने से पहले भी हमें डेजर्ट का सामना करना पड़ेगा, तो हम कैमल में 1 दिन में पहुंच जाएंगे। और जहां तक कैमल पे सवार होने की बात है वो तो मुझ पे छोड़ दो। देखते वो लोग कैमल लेने पहुंच जाते, जो कि कैमल बेचने वाला कहता है, तुम्हारी जेब में काफी पैसे होने चाहिए। जबकि जोसेफ जोस्टार की टीम मौत और जिंदगी का सफर कर रही है, तो फिलहाल पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो कैमल के लिए जोसेफ जोस्टार उसे अपनी महंगी सी गाड़ी पेश करता। ये सुनते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। और पोनारिफ का तो कहना होता है, ये गाड़ी तुमने तो अभी अभी खरीदी है और इसे कैमल के साथ बदलने की ये वजह है, आगे मिट्टी ही मिट्टी है। यही वजह से जोसेफ जोस्टार की टीम अब इस गाड़ी के समेत आगे सफर तय नहीं कर सकती। साथ ही साथ जोसेफ जोस्टार उससे पानी के टैंक्स भी ले लेता। चलो कैमल तो इन्होंने खरीद लिया, पर इस पे सवार होना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जबकि जोसेफ जोस्टार ने काफी बड़ी बड़ी बातें की होती है, मगर जोसेफ जोस्टार को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। कैमल को पहले बिठाना होता है, तभी उसके ऊपर बैठना होता है, मगर यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा होता। असल में जोसेफ जोस्टार खुद भी कभी कैमल में नहीं बैठा होता, उसे सिर्फ मूवीज में देखा होता है। ये सुन के पोनारिफ काफी हैरान होता। कैसे न कैसे करके जोसेफ जोस्टार उस कैमल को बिठा ही लेता और इसी तरह बैठ भी जाता, जिसके बाद सारे लोग कैमल पे बैठ के आगे बढ़ने लगते। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते काकुइन दोबारा से कहता, मुझे अभी भी वही फीलिंग्स आ रही है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, कोई देख रहा हो हमें। ये सुन के पोनारिफ कहने लगता, काकुइन, मेरे ख्याल में तुम्हें अब कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी है। वैसे भी हमें दूर दूर से अब दिख रहा है और कैमल्स के पाँव के निशान भी मिटते चले जा रहे हैं। इसके जवाब में जोतरो कहता है, नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो जोसेफ जोस्टार जोतरो को दूर दूर तक देखने का कहता है। वैसे तो जोतरो का स्टैंड बड़े दूर तक दिखता है, मगर इसके बावजूद भी जोतरो अपने स्टैंड के साथ स्कोप का भी इस्तेमाल करता। तो जोतरो कुछ ना पाता, मगर जोतरो भी यही कहता रहता, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो जोसेफ जोस्टार कहता है, ठीक है, फिर सूरज के नीचे जाने तक हम सफर करेंगे। और गर्मी काफी ज्यादा होती, 50 डिग्री सेल्सियस। इसी में जोसेफ जोस्टार अपनी घड़ी निकालता और वो घड़ी निकाल के कहता है, ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। मगर एकदम से जोसेफ जोस्टार काफी हैरान होता और वो देखता 8 o'clock। तो वो जोतरो कुजो से कहता है, अपनी घड़ी में देखो क्या टाइम है। मगर जोतरो की घड़ी में भी यही टाइम होता है, जिसमें वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं, मगर सूरज के नीचे जाने का कोई नामो निशान ना होता। और अब गर्मी 50 से 60 डिग्री हो गई और वो लोग कहते ये जरूर स्टैंड का किया जा रहा है। तभी वो लोग पत्थरों के पीछे छुपने लगते, क्योंकि ये सूरज स्टैंड है। इसी में काकुइन कहने लगता, जैसे कि मैंने सोचा कोई हमें देख रही था, और उसके ना दिखने की वजह क्योंकि वो एक सूरज ही था। यूं ही गर्मी बढ़ती चली जा रही होती, 60 से अब 70 डिग्री सेल्सियस। और अगर इस तरह चलता गया ये सब कुछ रोस्ट हो जाएगा, और अगर इस स्टैंड का कोई हल ना निकाला जाए ये मजीद गर्म होता जाएगा और यूं ही सूरज पूरी रात चमकता रहेगा। और अब वो लोग इस सूरज को देख के ये भी नहीं बता सकते कि स्टैंड करीब है
या दूर है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके स्टैंड यूजर को ढूंढना, और वो भी इस वक्त काफी मुश्किल है। फिर जोसेफ जोस्टार कहने लगता, अगर वो हमारा पीछा कर रहा था तो वो जरूर कहीं पे छुपा होगा। इसके जवाब में पोनारिफ कहने लगता, अगर क्या उसका यूजर लवर स्टैंड की तरह हो, बहुत दूर से अपने स्टैंड को कंट्रोल कर सकता हो। लेकिन जोसेफ जोस्टार को तो कुछ और कहना होता। नहीं, सब कमजोर स्टैंड ही दूर से कंट्रोल होते हैं। इस जैसा पावरफुल स्टैंड का यूजर करीब ही होगा। मगर गर्मी मजीद बढ़ती चली जा रही होती। कोई जिंदा चीज अब उसका सामना न कर पा रही होती। मगर जोसेफ जोस्टार की टीम एक पत्थर के पीछे छुपी हुई है, मगर पत्थर भी उन्हें ज्यादा देर नहीं बचा पाएगा। तभी काकुइन हाइड्रोफैन ग्रीन का इस्तेमाल करके स्टैंड का फासला मालूम करने लगता। जैसे ही उसका स्टैंड 100 मीटर्स तक पहुंचता है तो एनिमी का स्टैंड वार करने के लिए तैयार होता, जो कि काकुइन को मालूम पड़ जाता। तो काकुइन एमरल्ड स्प्लैश से टूटने लगता, मगर एनिमी का अटैक उससे ज्यादा फास्ट होता, जो कि सीधा काकुइन के स्टैंड को लगते, जिसकी वजह से काकुइन जख्मी हो जाता। यूं ही उनका वाटर टैंक भी बहने लगता और सूरज से निकलती हुई बाकी चीजों को पोनारिफ रोकने लगता। इसी में जोत्रो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके जमीन में एक बहुत बड़ा खड्डा खोलता। देखते ही देखते सारे लोग उसमें ही घुस जाते। काकुइन इससे भी ज्यादा जख्मी हो सकता था, क्योंकि उसका स्टैंड एमरल्ड स्प्लैश का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए काकुइन के स्टैंड ने कुछ आने वाले हमले को रोक लिया था और कुछ लग गए थे। जिस सब के बाद पोनारिफ कहने लगता, उसका वार बिल्कुल सही जगह पे था। इसका मतलब स्टैंड यूजर हमें देख रहा है, पर आखिर वो कहां से देख रहा है? तो जोसेफ कहता है, पोनारिफ अपनी आवाज को धीमी रखो। अब इनके पास कुछ पीने के लिए भी नहीं बचा और वो लोग गर्मी सह न पाते। जोसेफ जोस्टार सोचता रहता। यूं ही जोसेफ जोस्टार दूरबीन से बाहर देखने की कोशिश करता है तो वहां से स्टैंड अटैक कर देता, जिसकी वजह से इनकी स्कोप भी टूट जाती। तभी पोनारिफ की तरह जोसेफ जोस्टार भी चिल्लाने लगता, कहां से देख रहा है, कहां है वो? गर्मी मजीद बढ़ती चली जा रही होती और वक्त बीता चला जा रहा होता। देखते ही देखते जोसेफ जोस्टार को छोड़ के सारे लोग पागलों की तरह हंसने लगते। तो जोसेफ जोस्टार कहता है, ओ मेरे खुदा, ये लोग तो गर्मी से पागल हो गए। तो तुरंत से काकुइन बोलता, मिस्टर जोस्टार, नहीं, हम पागल नहीं हुए। जरा इस पत्थर की तरफ देखें। ये पत्थर इतना बड़ा है कि कोई भी इसके पीछे आसानी से छुप सकता है। चलो इसके उलट तरफ दूसरे पत्थर को देखें। अभी भी नहीं समझे? तो फिर इस पत्थर की तरफ देखें, जो बिल्कुल उन्हीं दो पत्थर की तरह दिख रहा है। वो तीनों पत्थर का शैडो और शेप एक ही तरह की होती, बस दिशा बदल होती। तो इसका मतलब वो एक बेकार सी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी में जोत्रो बाहर को जाने लगता, मगर जोसेफ जोस्टार उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता। तभी जोत्रो स्टार प्लेटिनम का इस्तेमाल करके एक पत्थर इन्हीं पत्थरों के बीच में मारता। देखते ही देखते हवा में एक क्रैक आ जाता, जिसे देख के जोसेफ जोस्टार काफी हैरान होता। और अब दुश्मन का स्टैंड भी खत्म हो चुका है, जैसे कि रात हो चुकी थी, मगर इस एनिमी के स्टैंड की वजह से पता नहीं चल रहा था। बाद में जोसेफ जोस्टार को पता चलता है ये एक शीशा है। इसी शीशे की वजह से एक पत्थर 3 बार दिख रहा था, मगर दूसरी दिशा में, क्योंकि वो डेजर्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसी मिरर के पीछे दुश्मन छुप के बैठा हुआ था एयर कंडीशन के साथ। अभी इन्होंने दियो के चमचे को हरा दिया, अब इनको बहुत अच्छी नींद आएगी। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।